गाजियाबाद में आरडब्ल्यूए चुनाव, हाई वोल्टेज मुकाबले से बढ़ा टकराव, अच्छे पैकेज वाली नौकरी तक छोड़ दे रहे लोग। इस मीडिया हेडलाइन को सुनकर आप सोचेंगे कि शायद कहीं कोई गलती हुई है इंफॉर्मेशन में। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मोहल्ला लेवल पॉलिटिक्स के लिए अपना करियर कैसे दांव पर लगा सकता है? लेकिन नहीं, यह सच है। मल्टी स्टोरीड हाउसिंग सोसाइटीज आज के अर्बन लिविंग की एक रियलिटी है और इसी के साथ देश के शहर दर शहर हाउसिंग सोसाइटी में एक पावर गेम देखने को मिलता है यहाँ के रेजिडेंट्स के बीच। बिल्डर की गलतियों पर तो हम लोग आमतौर पर बात करते ही रहते हैं, लेकिन एक हाउसिंग सोसाइटी का पॉलिटिक्स और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन AOA या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA के लिए पावर स्ट्रगल को देखकर तो कई बार लोग बोलने को हो जाते हैं मजबूर कि इससे तो बिल्डर ही अच्छा था। सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड है नॉर्थ इंडिया का, जहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई हाउसिंग सोसाइटी में तो सेल्फ गवर्नेंस के नाम पर AOA को सोसाइटी का मेंटेनेंस ट्रांसफर होने के बाद इतनी हिंसक झड़प तक हुई है कि पुलिस के हस्तक्षेप और कोर्ट केसेस के बाद आम घर खरीदारों ने वापस बिल्डर को ही सौंप दिया सोसाइटी का मेंटेनेंस। सवाल यह उठता है कि मामला सिर्फ छोटे छोटे ईगो का ही होता है या फिर कुछ लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होकर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को अपना पावर कॉरिडोर बना लेते हैं, या फिर यह है गेम मेंटेनेंस के पैसों में हेराफेरी का और इसी लालच में AOA के इलेक्शंस को कुछ लोग बना लेते हैं अपना करियर और साथ ही अपने लाइफ का गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। देश के कई शहरों में हाउसिंग सोसाइटी में होने वाले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन AOA के चुनाव अब सिर्फ एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के मेंटेनेंस का मैनेजमेंट चुनने तक सीमित नहीं रह गया है। यह चुनाव अब नगर निगम और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल चुका है, जहां पैसा, गुटबाजी और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा खोलकर चल रहा है। आजकल गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटियों में चुनावी माहौल गर्म है और इसका असर पड़ोसियों के रिश्तों पर भी साफ दिखने लगा है। कई शहरों में तो डिप्टी रजिस्ट्रार भी खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि एक हाउसिंग सोसाइटी का चुनाव कराना उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में शामिल हो गया है। कई बार कार्यकारी समितियां फाइनल मतदाता सूची देने में देरी करती हैं, जबकि कोई गुट चुनाव प्रक्रिया में अड़ंगे लगाता है। कई मामलों में लड़ाई झगड़े और मारपीट के बाद स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस हस्तक्षेप और FIR तक की नौबत आ जाती है। आजकल हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में पक्ष विपक्ष की बहस इतनी तीखी हो जाती है कि असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। कुछ लोग AOA चुनाव में आने के लिए अपनी अच्छी पैकेज वाली नौकरी तक छोड़ देते हैं। इससे संभावित लाभ का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन बात यहां सिर्फ आर्थिक लाभ की ही है नहीं। ऐसा कहना इन हाउसिंग सोसाइटी में रहने वालों के मनोविज्ञान को पूरी तरह से न समझने वाली बात होगी। बात कहीं और भी गहरी है। कुछ ऐसे चेहरे भी आपको मिल जाएंगे इस मोहल्ला लेवल पॉलिटिक्स में जिन्हें लाइफ में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो चाहते हैं कि बस किसी तरह से लोग उन्हें मैं कुछ हूं के लेवल पर पहचाने। अब चूंकि इनमें से ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो अंडर अचीवर ही होते हैं, इसलिए पहचान मिलने को, एक बिग फिश दिखने को बचता है कुछ तो वो है बस हाउसिंग सोसाइटी। इन्हें यह बोलने में भी शर्म महसूस नहीं होती है कि सोसाइटी के ग्रुप्स की लड़ाई तो दरअसल क्रेडिट लेने की लड़ाई है और आजकल इस लड़ाई में सोशल मीडिया बना हुआ है एक बड़ा हथियार। सोसाइटी चुनावों में अब सोशल मीडिया अहम भूमिका निभा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेज, पोस्टर, वीडियो और ऑडियो क्लिप के जरिए माहौल बनाया जा रहा है। कई बार भ्रामक और एक तरफा जानकारी भी फैलती है, जिससे विवाद और बढ़ते हैं। हाल में होने वाले कई हाउसिंग सोसाइटी के चुनावों में ऐसी ही जोड़ तोड़ दिखाई देनी अब आम बात हो गई है। कई सोसाइटियों में चुनाव को लेकर शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इनमें पदाधिकारियों की वैधता, फंड के उपयोग और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी प्रमुख हैं। आपस में ही लड़ाई झगड़े के कई मामले अदालतों में भी लंबित हैं। सोसाइटी चुनाव अब प्रबंधन से ज्यादा प्रतिष्ठा और नियंत्रण की लड़ाई बन चुके हैं। यदि इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाकर नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुआ तो भविष्य में ये चुनाव और विवादित हो सकते हैं। अगर यह वीडियो आपने यहां तक देखा है
तो शायद आप भी इसे अपने ही हाउसिंग सोसाइटी की कहानी समझ रहे होंगे, लेकिन यह हर सोसाइटी की कहानी है, कहानी घर घर की। और ऐसी ही इनसाइड स्टोरीज के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें। हम इंडियन रियल एस्टेट और हाउसिंग सोसाइटीज के हर सच्चाई पर ऐसे ही खुलकर बात करते रहेंगे। सवाल यह उठता है कि क्या कहीं कोई स्ट्रक्चरल इशू है जो हाउसिंग सोसाइटी की पॉलिटिक्स को इतना लो लेवल का बना रहा है, या फिर यह टिपिकल इंडियन माइंडसेट है। दरअसल हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस का मतलब है पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। आरडब्ल्यूए या एओए को कंट्रोल मिलता है, मेंटेनेंस बजट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, रूल्स इन्फोर्समेंट। लेकिन समस्या यह है कि पावर है लेकिन प्रॉपर ऑडिट नहीं है, ओवरसाइट वीक है। रिजल्ट यह होता है कि छोटा सिस्टम में पावर स्ट्रगल बड़ा हो जाता है। रेगुलर मनी फ्लो की वजह से कॉन्फ्लिक्ट रहता है मंथली मेंटेनेंस को लेकर, जो 2000 से 10,000 रुपए पर फ्लैट कुछ भी हो सकता है। एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी का मतलब होता है लाखों का मंथली फंड। इश्यूज बनते हैं वेंडर सिलेक्शन में, सिक्योरिटी क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में, रिपेयर्स और अपग्रेड्स के एक्सपेंसेस में। यह एक रियलिटी है कि जहां पैसा होगा वहां पॉलिटिक्स होगा। और बात यहीं पर टिपिकल इंडियन माइंडसेट की आ जाती है कि जहां लो स्टेक्स और हाई ईगो बैटल्स शुरू हो जाता है। नेशनल पॉलिटिक्स में इश्यूज बड़े होते हैं, लेकिन सोसाइटी पॉलिटिक्स में इश्यूज होते हैं पार्किंग, पेट्स, लिफ्ट, गार्ड। प्रॉब्लम यह है कि पार्किंग एलोकेशन, पेट वर्सेस नॉन पेट ओनर्स, नॉइज टाइमिंग रूल्स, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे यूं तो ऐसे भी सब्जेक्टिव होते हैं और इसलिए अक्सर ही पर्सनल ईगो फाइट बन जाते हैं। यहां यह समझना भी जरूरी है कि इंडिया के टॉप टियर शहरों में डाइवर्स बैकग्राउंड के रेजिडेंट्स होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। क्लास की एक और वजह बनती है प्रीमियम लिविंग वर्सेस कॉस्ट कटिंग, या फिर स्ट्रिक्ट रूल्स वर्सेस फ्रीडम। इन सब से कंसेंसस बनाना मुश्किल होता है और पॉलिटिक्स बढ़ता है। लीगल अवेयरनेस भी लो होने की वजह से रेजिडेंट्स को बाइलॉज समझ में नहीं आते हैं, सोसाइटी रूल्स अनक्लियर होते हैं। यह भी सच है कि रूल्स सिलेक्टिवली अप्लाई होते हैं, जो लाउड है वही डोमिनेट करता है और इसलिए सोसाइटी इलेक्शंस बदल जाते हैं बिग टाइम पॉलिटिक्स में। अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर वही पैटर्न, व्हाट्सएप कैंपेन्स, र्यूमर्स, एलिगेशंस, वोट बैंक की राजनीति। इंडिया के हाउसिंग सोसाइटी की रियलिटी यही है कि टैक्टिक्स तो बिग पॉलिटिक्स वाले ही होते हैं, बस स्केल छोटा होता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स का मतलब होता है कांस्टेंट डिबेट जोन। मिस इंफॉर्मेशन तेजी से फैलता है और अक्सर ही छोटा इशू भी बड़ा कंट्रोवर्सी बन जाता है, क्योंकि लोग रिएक्ट ज्यादा करते हैं और सोचते कम हैं। सोसाइटी के एओए इलेक्टेड मेंबर्स ब्लेम गेम के तहत हर मामले को बिल्डर लीगेसी इश्यूज बताने लगते हैं। मेंटेनेंस हैंडओवर प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स, लीगल डिस्प्यूट्स, और इन सब के बीच रेजिडेंट्स डिवाइडेड हो जाते हैं। प्रो बिल्डर वर्सेस एंटी बिल्डर से भी पॉलिटिक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि एओए या आरडब्ल्यूए पॉलिटिक्स इसलिए टॉक्सिक बनता है क्योंकि पावर प्लस मनी प्लस ईगो प्लस लैक ऑफ क्लैरिटी, और इन सब का मतलब है कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम। वन लाइन इनसाइट यही है कि सोसाइटी पॉलिटिक्स लो लेवल ही नहीं है, ये रियल ह्यूमन बिहेवियर का रॉ वर्जन है। सवाल ये उठता है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। रूल्स रिटन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट रेगुलर होने चाहिए, डिसीजन वोटिंग बेस्ड होने चाहिए, पर्सनल चॉइस पर नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप फाइट अवॉइड करना चाहिए और प्रोफेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी को इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है नहीं और अक्सर ही एओए की इनएफिशिएंसी को देखकर लोग बोलते हैं बिल्डर का मेंटेनेंस ही बेटर था। सच क्या है? सीधा जवाब है ना तो एओए परफेक्ट है, ना ही बिल्डर का मेंटेनेंस। दोनों के अपने रिस्क हैं, लेकिन किससे कम हेडेक है
यह आपकी सोसाइटी की स्टेज और गवर्नेंस पर डिपेंड करता है, वहां रहने वालों पर डिपेंड करता है, उनकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। चलो आज साफ तुलना करते हैं एओए वर्सेस बिल्डर मेंटेनेंस। पहले देखते हैं कि एओए या आरडब्ल्यूए के मेंटेनेंस में एडवांटेज। यहां रेजिडेंट्स का कंट्रोल रहता है, ट्रांसपेरेंट होने की पोटेंशियल रहती है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट कंट्रोल भी रहता है। लेकिन निगेटिव साइड है ईगो क्लैशेस, पॉलिटिक्स, नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, टाइम कंज्यूमिंग फाइट्स। बॉटम लाइन, गुड एओए इज इक्वल टू बेस्ट सिस्टम, बैड एओए इज इक्वल टू डेली हेडेक। अब बिल्डर मेंटेनेंस मॉडल को भी समझना जरूरी है। एडवांटेज है प्रोफेशनल सेटअप, कम से कम इनिशियली तो यह सच है। रेजिडेंट्स का आपस का फाइट नहीं, स्मूथ ऑपरेशंस, शॉर्ट टर्म ही सही। लेकिन नुकसान यह है कि ओवर चार्जिंग होता है, कॉमन फैसिलिटी के नाम पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, और रेजिडेंट्स पावरलेस होते हैं। बॉटम लाइन है बिल्डर मेंटेनेंस इज इक्वल टू कन्वीनियंस विथ हिडन कॉस्ट। लेकिन इसी के साथ एक और कोर ट्रूथ है इंडिया की, बिल्डर डेंजरस हो सकता है, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, और मेंटेनेंस भी बिजनेस बन जाता है, कंप्लेंट्स इग्नोर होने लगते हैं। एओए क्यों मेसी होता है? अमेच्योर मैनेजमेंट, पर्सनल ईगो प्लस ग्रुपिज्म, ये एक इंडिया की रियलिटी है, और इसलिए नए सोसाइटीज में बिल्डर मेंटेनेंस बेटर दिखता है इनिशियल सालों में कम से कम। लेकिन मैच्योर सोसाइटी में एओए बेटर हो सकता है। ट्रांजिशन फेज में ही सबसे ज्यादा फाइट्स होते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी प्योर एओए वर्सेस बिल्डर मेंटेनेंस नहीं है, हाइब्रिड मॉडल है, जहां आइडियल सेटअप हो कि एओए कंट्रोल में रहे, लेकिन सोसाइटी के बाइलॉज के तहत ही यह सुनिश्चित हो कि प्रोफेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी हायर किया जाएगा, रेजिडेंट्स पॉलिसी बनाएंगे, एक्सिक्यूशन एक्सपर्ट्स करेंगे। कब बिल्डर मेंटेनेंस अवॉइड करना चाहिए? अगर बिल्डर 2-3 साल बाद भी हैंडओवर नहीं दे रहा, एओए बनाने में अड़ंगा लगा रहा है, चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यह सब रेड फ्लैग है कि आपका पैसा मेंटेनेंस के लिए नहीं, किसी की जेब भरने के लिए खर्च हो रहा है। कब एओए खराब है? कांस्टेंट फाइट्स, ऑडिट नहीं, सेम लोग पावर में सालों से, यह भी डेंजरस है। बिल्डर वर्सेस आरडब्ल्यूए का कॉन्फ्लिक्ट दरअसल कन्वीनियंस वर्सेस कंट्रोल की लड़ाई है, और एक सोसाइटी में घर खरीदार के तौर पर आपका एजेंडा ईगो नहीं, बल्कि रियल सोसाइटी पावर गेम को समझने का है कि मेंटेनेंस में पैसा कहां जा रहा है। मैंने इस वीडियो में दोनों साइड्स को न्यूट्रल और बैलेंस तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी सोच हमसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।